नीति। आज का जो टॉपिक है वो है आपका नई शिक्षा नीति, ठीक है। और यह निबंध सेक्शन का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि यह चर्चा का विषय बना हुआ है लगभग 1-2 साल से, ठीक है। ऐसे नई शिक्षा नीति 2020 का ही है, लेकिन जब तक यह नई शिक्षा नीति और नहीं आता तब तक के लिए यह महत्वपूर्ण है। कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्री में भी पूछे जा सकते हैं और निबंध में तो पूछा ही जा सकता है, क्योंकि सारा देश का विकास किस पे डिपेंड करता है? शिक्षा पे। शिक्षा और रोजगार, अगर रोजगार होगा तभी आपका जो है शिक्षा का महत्व होता है। आप पढ़ लिख लीजिए और आपको रोजगार नहीं मिले तो कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्व थोड़ा नीचा हो जाता है। तो अभी जो नई शिक्षा नीति है तो रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात की गई है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत है ये नई शिक्षा नीति। और इसमें शिक्षा के पीछे खर्च भी बढ़ाया गया है। जो पहले जीडीपी का 2 से 3% खर्च होता था, अब 6% तक यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो इसको निबंध के रूप में हमें किस प्रकार से लिखना है वो यहाँ से हम लोग समझेंगे। देखिए, भारत में नई शिक्षा नीति एक विस्तृत और व्यापक नीति है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य मेन रूप से क्या है कि जो अभी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है उसका मॉडर्नाइजेशन हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए। क्योंकि अभी की शिक्षा नीति जो है, अभी हम लोग जो शिक्षा नीति अपना रहे थे 2020 से पहले, तो वो 1986 में आया था, ठीक है। कब आया था? तो 1986 में। तो अभी तक स्वतंत्र भारत में 3 ही शिक्षा नीति आया है। सबसे पहले आया था 1968 में, उसके बाद आया आपका 1986 में, और अभी आया आपका 2020 में, यानी तीसरी या शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति यानी बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, स्कूली शिक्षा किस प्रकार से हो। जैसे आप लोग जो अभी वर्तमान में ग्रेजुएशन में है, वो लोग जो सिस्टम में थे 10+2 करके आए। आप लोग क्या करके आए? 10+2 करके आए, ठीक है। तो आपके सिस्टम में क्या था कि आपको रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं दिया गया। जब आप 6 किए तो कोई भी ऐसा स्किल आपको नहीं दिया गया जिससे आप रोजगार कर सकते थे, या आपके समय में मातृभाषा में आपको नहीं पढ़ाया गया, जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसमें नहीं पढ़ाया गया, या तो हिंदी या अंग्रेजी कंपलसरी रहा, यानी इसी भाषा में आपको पढ़ाया गया। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आया है उसमें लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा की प्रधानता दी जाएगी, यानी प्राइमरी स्टेज पे आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की गई है। उससे भी पहले क्या था कि आप हो चाहे हम हो, उसके समय में क्या था कि 5 साल के आयु के बाद जो है सरकारी विद्यालय में एडमिशन होता था। अब क्या है कि बच्चों का एडमिशन प्री प्राइमरी स्टेज में ही हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा 3 साल का होगा तभी से स्कूल जाना वो शुरू कर दे। तो उसके लिए प्री प्राइमरी स्टेज बनाया गया है। स्कूल में भी अगर स्कूल के बगल में आंगनबाड़ी है तो स्कूल में ही आंगनबाड़ी को भी मिला दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा 3 साल का होगा आयु का और स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो वो वहां पढ़ने नहीं जाएगा बल्कि खिचड़ी भोजन करेगा और भर दिन खेलेगा। बस उसको बैठने आना चाहिए वो सिखाने के लिए। जैसे हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में जाएंगे तो प्ले स्कूल होता है। बच्चे से छुटकारा प्राप्त करने के लिए माता पिता उसको 2 से 2.5 साल इंतजार करते करते उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। बच्चा पूरा दिन अपना प्ले स्कूल में खेलता कूदता है, अपना खाता पीता है, फिर अपना शाम को जो माँ बाप ड्यूटी करने वाले आते हैं तो बच्चे को ले जाते हैं। तो उसी पद्धति पे, चूंकि देखिए जो भी सरकार की योजनाएं होती है तो वो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है कि सबको फायदा, ठीक है। तो इससे फायदा ये है कि माँ बाप को भी फायदा है कि बच्चे कम उम्र से ही शिक्षा लेना शुरू कर देंगे, बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बन जाएगा, और साथ साथ बच्चों को पोषण भी मिलेगा। स्कूल में जाएंगे तो तरह तरह का जो भी नाश्ता है, अंडा है, दाल है, खिचड़ी है, ये सब मिलेगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको प्ले स्कूल, जो चूंकि प्ले स्कूल का सभी लोग जो है पे नहीं कर पाते हैं, खास करके गरीब जो गार्जियन है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है यहाँ पे। तो इन सब बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। ये तो आपको प्री प्राइमरी स्टेज पर है। जब आप मिडिल स्कूल में जाते हैं, जब आप 6 क्लास में जाइएगा तभी से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कंप्यूटर का कोडिंग सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाने का, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सब आपको सिखाए जाएंगे कंप्यूटर पे। या टेक्निकल स्तर पे जो
छोटे छोटे प्लम्बर का काम हो गया या टेक्नीशियन का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, ये सब आपको वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल से ही दिया जाने लगेगा, जिससे बच्चा 10th जाते जाते उस चीज में स्किल्ड हो जाए। मतलब अगर उसको रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिला, तो वह किसी भी प्रकार का काम करके जो भी वो स्किल्ड रहता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा समस्या है कि भारत में स्किल्ड पर्सन नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग जननांकी का लाभांश नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जनसंख्या को हम लोग उचित गाइडेंस और डायरेक्शन नहीं देते हैं कि वह किस प्रकार का काम करे। देखिए, सरकारी जॉब एक लिमिट में ही हो सकता है, कोई भी सरकार है, कहीं की भी सरकार है, अमेरिका चले जाइए, चीन चले जाइए, यूरोपियन देश कहीं भी चले जाइए या एशियन देश, तो कहीं पे भी आपको सरकारी जॉब 2 से 3% से ज्यादा लोगों के पास सरकारी जॉब नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब उससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन बेरोजगारी भी नहीं रहती है वहां। लेकिन इंडिया में देखिए बेरोजगारी दर कितना रहता है, अगर सही से आंकड़ा प्रदर्शित किया जाए 30 से 35% लोग बेरोजगार हैं, 100 में लगभग 70 लोग के पास ही रोजगार है, 30 से 35 लोग बेरोजगार। बेरोजगार का भी परिभाषा बताएंगे, बेरोजगार कहते किसको है, चूंकि बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा आयाम है। अगर कोई व्यक्ति की क्षमता है, अब बीटेक इंजीनियरिंग कर लिया, उसे 50,000 मिलना चाहिए, उस जगह पे वो 5,000 पे खट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी में खट रहा है और वह छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, तो वो मजबूरी में अपना तत्काल लग जाता है, लेकिन हम उसको रोजगार में नहीं कहते हैं, उसको हम रोजगार में नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इन सब समस्या जो आएगी आने वाले समय में युवा पीढ़ी में, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि हम इतना रोजगार क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो पहले से उसको स्किल्ड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। चलो भाई, ग्रुप डी में जाते हैं 25,000 कमाते, हम तो ऐसा ही 50,000 कमा लेंगे, भर दिन में मोबाइल रिपेयरिंग करके हम 30,000 कमा लेते हैं। अगर यह मानसिकता आ जाएगा तो वो ग्रुप डी में जाना नहीं चाहेगा, तो सरकारी नौकरी का क्रेज घट जाएगा। और सरकार क्या करेगा कि इसमें हो सकता है आने वाले समय में जो संगठनात्मक क्षेत्र है वहां तो आपको पेंशन भी वहां भी नहीं मिलता है, जो पे स्केल है, जो सैलरी दी जाती, तो हो सकता है असंगठित क्षेत्र में भी वह देने लगे, यानी किसी भी कंपनी को फिक्स कर देगा कि आप इससे कम नहीं दे सकते। तो रोजगार किसी भी प्रकार से उसको मिलना चाहिए। तो ये सब नई शिक्षा नीति की विशेषता है, ये सब को जरूर हम लोग लिखेंगे। तो वन बाय वन स्टेप करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भूमिका लिखना है, फिर उसको डिस्क्राइब करना है, और फिर किस प्रकार की उसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए, बोलना आसान है कि स्किल कर देंगे 6 क्लास के बच्चों को, कंप्यूटर सिखा देंगे, वोकेश, आखिर कंप्यूटर रहेगा स्कूल में तब तो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर चलाने वाले टीचर और कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर होंगे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानेंगे तब तो, ये तो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहां से आएगा भाई, तो सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं। तो उसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो जो है स्टेप बाय स्टेप वो करेगी। तो वही सब योजनाओं को आपको अगर निबंध में पूछ दे तो आपको बता देना है, और हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अब क्या हो गया कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं इंटर में, अभी नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी, अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो साथ में अगर आपको मन है हिस्ट्री पढ़ने का तो आप साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 2 साल पढ़ के या 1 साल पढ़ के ग्रेजुएशन में अगर 1 साल पढ़ के छोड़ दिए और 3 साल छोड़ दिए, 4 साल छोड़ दिए, फिर 5वां साल चाहिएगा पढ़ना, फिर वहीं से आप पढ़ सकते हैं, यानी आपको फिर 2 ही साल पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको अभी क्या है कि अगर आप छोड़ दिए तो फिर जब भी पढ़ना होगा तो फिर शुरू से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता होता है ना सर, तो वो सब नियम चेंज हो चुका है। आप फर्स्ट ईयर पास कर गए तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, 2 साल कर लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया, 3 साल कर लिए तो ग्रेजुएशन का डिग्री दे देगा, और 4 साल कर दिए तो ऑनर्स का डिग्री दे देगा, ठीक है। और सब स्टूडेंट का एक अपना एक कह सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल होगा, जहां पे आपका सारा जो भी आप रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट है, जो अभी तक आपने एब्जॉर्ब किया है, लिया है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन,
जो कि आपका रोल नंबर डालेगा मैट्रिक का कि सारा, या आईडी होगा सबका स्टूडेंट का प्रॉपर, या आधार कार्ड से लिंक कर देगा, जो कि डालेगा आपका सारा डाटा आ जाएगा कि आप मैट्रिक में फेल किए, पास किए। अभी क्या होता है कि सरकार को या सरकारी जॉब भी होता है तो बहुत समस्या होता है, अब उसको यूनिवर्सिटी जांच करने के लिए भेजना पड़ता है, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे फर्जी लोग भी सरकारी जॉब कर लेते हैं, उसने सही ढंग से जांच नहीं हो पाता है। तो ये सब समस्या को यहाँ पे रखा गया और उसको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे, भारत में नई शिक्षा नीति एक विस्तृत और व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण से है, जिसे हाल ही में जिसे हाल में ही भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में कई दीर्घकालिक चुनौतियां और मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करती है, जैसे कम सीखने की परिणाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी और अधिक नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता की आवश्यकता। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए नई शिक्षा नीति आई है कि जो आपकी शिक्षा हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, सिर्फ आपको डिग्री नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई भी हो और आपको नॉलेज हो उस चीज का। अभी क्या है, आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स कर लेते हैं, अगर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है वो भी नहीं पता। तो ये सब करने से, सिर्फ डिग्री लेने से आपका जो है जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए जो आपके लिए आवश्यक है, रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात होनी चाहिए। ठीक है, रटे रटाई और परीक्षा दे करके पास करके डिग्री और सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो वास्तविकता रूप से, जो वास्तविक रूप से जो आपके जीवन को आसान कर दे, सरल कर दे, रोजगार उन्मुख कर दे, वैसी होनी चाहिए। आते हैं नई शिक्षा नीति, जो अब 10+2 के जगह क्या हो गया है, 5+3+3+4, यानी जब बच्चा 3 साल का रहेगा तो वो चला जाएगा आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल में, वो सरकारी विद्यालय से मर्ज हो जाएगा, फिर वह पहला दूसरा करेगा तो 5 साल पूर गया। ठीक है, यानी 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो 3 साल का बच्चा जाएगा कहां पे, आंगनबाड़ी में, तो वो 3 साल तक रहेगा वही प्री प्राइमरी स्टेज में, यानी 6 साल का होगा बच्चा तब वह जा करके प्रथम क्लास में उसका एडमिशन होगा। अभी आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे दिया था कि 6 वर्ष से कम के बच्चे को अब एडमिशन विद्यालय में नहीं लेना, 6 वर्ष से कम का बच्चे का एडमिशन, अब पहले क्या था 5 वर्ष पे भी हो जाता था, लेकिन विद्यालय में 6 वर्ष से प्रथम क्लास में 6 वर्ष से कम के बच्चे को एडमिशन नहीं लेना है। यानी जो बच्चा 3 साल का है उसको प्री प्राइमरी स्टेज में रखा जाएगा 3 साल के लिए, तब जाकर के जब इसकी आयु 6 वर्ष हो जाएगी तब वह पहला क्लास में नामांकित होगा, यानी 6 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो पहला 5 साल समझ गए, पहला यानी 3 साल का प्री प्राइमरी और पहला दूसरा, पहला और दूसरा, तो यानी बच्चा दूसरा क्लास पहुंच गया 5 में, 3 क्लास कहां आंगनबाड़ी में और 2 क्लास सरकारी विद्यालय, पहला दूसरा, दूसरा तक हो गया। फिर क्या करेगा, +3 5वां तक, तीसरा चौथा 5वां पढ़ेगा, 3 साल ये हो गया, ये 3 है। फिर यहाँ वो एग्जाम देगा, यानी परीक्षा जो है हर एक वर्ष नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चा कहां चला गया आपका 5 क्लास, ठीक है, फिर वह 3 क्लास पढ़ेगा, 8 क्लास में जाएगा। ठीक है, तो 8 क्लास में जाएगा तब परीक्षा दे, 8 क्लास में गया परीक्षा देगा, फिर इकट्ठे अब मैट्रिक का एग्जाम नहीं होगा, 10th का एग्जाम नहीं होगा, +4 है, यानी डायरेक्ट अब वह बच्चा 8 से कहां परीक्षा देने वाला है 12। ठीक है, तो बीच के जितने भी क्लास है वो भरबली ऐसे ही स्कूल स्तर पे होंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, मैट्रिक उट्रिक जो भी अभी महत्वपूर्ण है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। 3 से 18 वर्ष और बच्चे की आयु जोड़ लो, 3 वर्ष में एंट्री किया और जोड़ लो, 5 3 8 3 11 4 15, 15 वर्ष ये हो गया, तो यानी 12 कर लेगा, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है 10+2 कर लेगा, 16 मैट्रिक करेगा, 18 में क्या कर लेगा आपका इंटर कर लेगा। तो अभी जो नई शिक्षा नीति, पहले क्या था कि 10वीं तक आप मैट्रिक करते थे, फिर 10+2 में आप कॉलेज में चले जाते थे, लेकिन अब स्कूल में ही 10+2 की पढ़ाई होगी, जहां जहां आपके हाई स्कूल थे 10 तक के सबको 10+2 कर दिया गया।
जितने भी मिडिल स्कूल थे उसको भी 10+2 कर दिया। यही शिक्षा नीति आने वाला इसी का। तो वही चीज आप देखिए यहाँ पे अच्छे समझाया गया है। 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, जो 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी मतलब समझ जाइए आंगनबाड़ी, ठीक है, और पहला दूसरा ग्रेड 1 और 2, फिर बच्चा जाएगा 3 वर्ष का प्री प्रेटरी स्टेज में जाएगा, फिर 3 वर्ष का मध्य, और ये हो सकता है आपके प्री में भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 6, 7, 8, 3, फिर 4, 9, 9वां 10वां 11वां 12वां करके वह बच्चा जो है ग्रेजुएशन में चला जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 के तहत एचएचआरओ द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 के स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। यानी बच्चों को क्लास 3 तक अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, उसके पास गणित का समझ, उसके पास अंक का समझ, लिखना पढ़ना बोलना अच्छे से आ जाना चाहिए। यह कौशल सुनिश्चित करेगा। समय समय पर जांच टीम के द्वारा जांच किया जाएगा बच्चों के लेवल को, और खास करके बच्चों में अक्षर का ज्ञान, निपुण भारत योजना जैसे है तो उसको उसके तहत ये सब करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या विशेषता है कि भाषाई विविधता का संरक्षण। देखिए बहुत सारे बच्चे एकदम ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं और वो लोकल लैंग्वेज ही समझते हैं। उसको हिंदी में बोलोगे उसको समझ में उतना अच्छे से नहीं आता है। तो वैसे बच्चों को चाहिए कि शिक्षक उसी लैंग्वेज में समझाए जिस लैंग्वेज में वो, जहां पे वो रहता है। जैसे मान के चलिए अगर हम वो भोजपुरी एरिया में रहते हैं तो भोजपुरी बोलेंगे, अगर हम अंगिका या मैथिली के एरिया में तो मैथिली बोल करके बच्चे को समझाएंगे, जिससे बच्चों में लगे कि अपनापन और बच्चा समझ सके। देखिए अभी आपको लगता है कि हम लोग हिंदी आसानी से समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन सभी लोग हिंदी समझ नहीं पाते। आप चले गए दक्षिण भारत, वहां के बच्चे हिंदी नहीं समझ पाए। जिस प्रकार से अगर कोई अंग्रेजी में हम लोग को समझाए, इंग्लिश में बिहार के हैं तो हम लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार से उनको हिंदी भी समझ में नहीं आएगी। तो उस स्थिति में अगर बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, मान के चलो अगर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो क्या तुम उसको अच्छे से समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने पे विशेष जोर देना चाहिए। आगे जो भी हो, लेकिन 5वीं तक आपकी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो ये सब पॉइंट्स याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम से अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यानी 5वीं तक तो आपको मातृभाषा या स्थानीय भाषा में तो देना ही है, लेकिन आगे चल करके 8वीं तक भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप संस्कृत ही लीजिए, उर्दू ही लीजिए, कोई भाषा का विविधता नहीं होगा। लेकिन आपको एक अन्य भाषा हिंदी अंग्रेजी के अलावे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो संस्कृत लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे जो भी हो, या आप फारसी भी ले सकते हैं, या आप फ्रेंच ले सकते हैं, या आप रसियन ले सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित किया गया। आप किसी भी भाषा को रखना होगा एक एक्स्ट्रा भाषा। सरकार इसलिए कर रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया, वैश्वीकरण हो चुका है। आप हो सकता है व्यापार के लिए चले जाइए चाइना, आप हो सकता है व्यापार के लिए जा सकते हैं रूस, जापान, जर्मनी जा सकते हैं। तो वहां आप जब भाषा नहीं समझिएगा तो फिर आप कैसे काम कीजिएगा? पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप भाषा से भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं। अगर कोई रसियन आ गया और आप जानते हैं रसियन भाषा, तो आप उसको समझाइएगा तो आपको मनी तो बनेगा ही। तो दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे, राजधानी कैपिटल में बहुत सारे लोग लैंग्वेज सीख के ही लाखों में कमाते हैं, क्योंकि जो भी विदेशी आते हैं तो उसको वो गाइडर का काम करते हैं,
उसके उस भाषा में वो उनको समझा देते हैं, उसके बदले में उनको रोजगार मिल जाता है। तो इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया। उसके बाद आइए, शारीरिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया है। बच्चों के स्कूली स्तर पे बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, देखिए योग का महत्व बहुत ज्यादा है, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियां एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सके। यानी बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए उनके लिए योग यानी खेल कूद ये सब का पूर्ण व्यवस्था किया गया है। और आप देखते होंगे बिहार जैसे राज्य में शनिवार को पढ़ाई नहीं होती है, शनिवार को क्या किया गया है, बिना बैग फ्री डे होता है। उस दिन बच्चों को तरह तरह के एक्टिविटी कराने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि उस दिन आप पढ़ाइए नहीं, उस दिन पूछिए, सुनिए, खेल कराइए, कूद कराइए, किसी चीज में उसको एक्टिव बनाइए, ठीक है। तो कहने के उद्देश्य सरकार भी चाह रही है, सिर्फ यह बस्ता ढोने से, किताब कॉपी ढोने से जो है आप जीवन में सफल नहीं होंगे, बल्कि आपको हर एक क्षेत्र में, अभी तो सरकार ने घोषणा किया अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते डायरेक्ट डीएसपी, डायरेक्ट जो है आपको डीएसपी बनाया जाएगा, डायरेक्ट एसआई डीएसपी बनिए, आप सिर्फ मेडल लाइए खेल करके और डीएसपी बनिए। यह इसलिए किया गया कि खेल कूद में प्रोत्साहन हो, जो खेल में अच्छा कर सकते हैं वो खेल में ही आगे बढ़िए। अभी आप देखिए हरियाणा सरकार है, चाहे वहां बहुत ज्यादा जो है खेल कूद में लोग एक्टिव हैं और उनको बड़ा बड़ा पोस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ उससे क्या होगा कि जो खेल कूद करते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का दबाव नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर और अगर विराट कोहली पढ़ाई पे ध्यान लगाता तो आज वो अच्छा क्रिकेटर बन पाता, नहीं बन पाता। 10th फेल था सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि उसकी जो इच्छा शक्ति थी या जो मन था महत्वाकांक्षा, उसमें वो सफल हुआ। तो सरकार कह रही है कि आप खेल कूद, गायन या चित्रकला जिसमें भी आगे बढ़ना बढ़िए, बस आप राष्ट्रीय स्तर का मेडल लाइए, हम आपको जो है सरकारी जॉब देंगे, उसमें भी डीएसपी स्तर। बीपीएससी बिहार का तो सबसे ऊपर वही है ना, एसडीएम डीएसपी यही है, बाकी तो यूपीएससी के अंतर्गत आता है। तो ये सब चर्चा करेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन में भी सुधार। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यवसायिक, शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों के बीच अधिक अंतर नहीं होगा। यानी जो गतिविधि होगा वो आपके पाठ से जुड़ा हुआ ही होगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया। व्यवसायिक शिक्षा यानी जो आपको रोजगार दे सके। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। और क्या होगा कि पहले क्या था, थ्योरी ही सिर्फ रहता था, अब क्या होगा, एमसीक्यू, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ एमसीक्यू में 50%, अभी भी तो कर ही दिया है ना 50%, ये हो सकता है आने वाले समय में 100% हो जाए, ठीक है। उससे क्या होता है कि कॉपी चेकर को भी फायदा, किसी के साथ जो है किसी को ज्यादा किसी को कम मार्क्स भी नहीं आएगा, जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, जो जितना बनाएगा उसको उतना नंबर आएगा, ठीक है। तो चीटिंग उटिंग का भी समस्या कम होगा। क्वेश्चन अलग अलग होंगे, इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो सकता है 10 सेट में बना दे और आपका 10 स्टूडेंट आसपास से सबका अलग अलग प्रश्न हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तुम जितना आसानी से सोच रहे हो उतने आसानी से जो है बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष भी तो सोच सकते हैं। चलिए, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। तुम किस क्षेत्र में जाओ, तुम्हें किस क्षेत्र में रुचि है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपका डिसीजन दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, जिससे कि आपको सफलता हो। कई लोग देखिए कला संस्कृति के बहुत अच्छा चित्रकारी जानते हैं, कलाकारी जानते हैं, कोई बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, लेकिन गार्जियन उनको बस और बस पढ़ाई में ही लगाए रखते हैं।
जिस कारण से जो उनके अंदर का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो ना पढ़ाई में अव्वल हो पाते, ना जॉब होता है, ना कुछ होता है, ना वो अपने जो लाइफ को जी पाते। तो उस स्थिति में सरकार आपके लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्ष 2030 तक जो अध्यापन कार्य के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो टीचर आगे चल करके वही बनेंगे जो पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको शिक्षक बनना। इंटर करेंगे 10+2 और वो डिसाइड कर लेंगे कि हमको टीचर बनना। तो उनको 4 साल, जैसे अभी इंजीनियरिंग करने वाले डिसाइड कर लेते हैं इंटर के बाद ही कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वो 4 साल करके इंजीनियर बनते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको टीचर बनना है तो आप पहले इंटर के बाद ही डिसाइड कर लीजिएगा और 4 साल का कोर्स कीजिएगा। आपका ग्रेजुएशन विथ बीएड दोनों साथ साथ होगा और आप फिर टीचर बनेंगे। ये नहीं कि पहले ग्रेजुएशन करेंगे फिर 2 साल बीएड करेंगे फिर ये वो करेंगे तब जाके मास्टर बनेंगे, नहीं। आपको डायरेक्ट जो है अगर टीचर बनना है तो बस आपको टीचर ही बनना है। चलिए, उसके बाद है आपका जो अभी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन, जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाने की बात की गई। अभी वर्तमान में देखिएगा, आपके साथ में अगर 100 बच्चा पढ़ाना शुरू किया सरकारी विद्यालय या प्राइवेट में, इंटर जाते जाते उसकी संख्या 50 हो जाएगी और फिर ग्रेजुएशन जाते जाते आप देखिएगा कि मात्र 26.3% लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे, उच्च शिक्षा ले रहे, बाद बाकी जो है काम धंधा में लग गए। तो यह बढ़ाने के लिए इसको 2018 से जो कि 26.3% था उसको 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम उच्च शिक्षा लेकर के विद्यालय मतलब स्टूडेंट रहे। तो कम से कम अगर 100 बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं पहला क्लास में तो ग्रेजुएशन होते होते कम से कम 50 बच्चे रहें, उससे कम नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके तहत क्या किया गया है, ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अच्छे से देखिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तर पे पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। मन हुआ 1 साल पढ़ाओ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ दिल्ली कमाने। फिर मन हुआ वहीं एडमिशन ले लो सेकेंड ईयर में, तो वहीं हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। फिर चले जाओ चंडीगढ़ काम करने, वहां के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो 3rd ईयर में। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है, ठीक है। और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, 2 वर्ष के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा देगा, 3 वर्ष के बाद हमने आपको शुरू में ही बता दिया था स्नातक देगा, और जब 4 वर्ष दे दीजिएगा तो उसको ऑनर्स का डिग्री, ठीक है, शोध के साथ ऑनर्स। ऑनर्स मतलब ही हुआ रिसर्च, ठीक है, ऑनर हो गया। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों का क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप से संरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसका नाम दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। अब मान के चलो किसी तुम ग्रेजुएशन के 1st ईयर में लाए 50%, फिर वहां छोड़ दिए, फिर चले गए आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां ले आए 60%, फिर आगे वहां छोड़ दिया, फिर चले आए दिल्ली, दिल्ली में कर लिया 80% ले आए, ठीक है। तो आपका सारा जो डिटेल्स होगा वो एक जगह क्रेडिट के रूप में डिजिटली सेव होगा, और जब जो लास्ट वाला जो यूनिवर्सिटी होगा वो आपको फाइनल सर्टिफिकेट देगा तीनों का कंबाइंड कर, तो वो जानेगा तब तो कि आप 1st ईयर में इतना थे, 2nd ईयर में इतना लाए, 3rd ईयर में इतना लाए। तो ये सारे डाटा जिस प्रकार से आधार कार्ड का नंबर होता है आपका सारा डाटा सेव होता है, उसी प्रकार से आपका सारा एजुकेशनल डाटा एक जगह सेव रहेगा। आधार कार्ड डालिए सारा आपका निकल जाएगा कि कब मैट्रिक किए, कितने विषय में फेल थे, कितने विषय में पास थे, क्या है नहीं है, सारा डाटा। तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने लाई। समझ रहे हैं इस चीज को। उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, नई शिक्षा नीति में देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल नियामक बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन HECI। विभिन्न भूमिकाओं को पूरी करने हेतु कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ करके, मतलब मेडिकल और जो आपका कानून वाला जो होता है पढ़ाई,
उसका अलग यूनिवर्सिटी होगा लॉ वाला। बाद बाकी जितना भी होगा, इंजीनियरिंग हो चाहे एमबीए हो, बिजनेस हो, सबको एकल बॉडी ही नियंत्रित करेगा। एकल निकाय के अम्ब्रेला बॉडी कहलाएगा, वो सबको रखेगा बाद में। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सबका एक ही यूनिवर्सिटी होगा। उससे टेक्निकल लेना टेक्निकल लो, आर्ट्स का लेना आर्ट्स का लो। यानी अब आर्ट्स सब्जेक्ट में भी रिसर्च करना है तो उसमें भी रिसर्च करो। इतिहास लियो, हिस्ट्री में रिसर्च करो, ज्योग्राफी लियो, ज्योग्राफी में रिसर्च करो। और आईआईटी लेवल के जो कॉलेज होंगे वो हर एक विषय में रहे। आप हिस्ट्री लेकर के भी आईआईटी में पढ़ सकते, कोई जरूरी नहीं है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री ही लेके पढ़े। तो ये सब चीज विशेषताएं दी गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स आपको प्रिंट आउट करा के पढ़ लेंगे ग्रुप में, या हमने ऐप में लोड कर दिया है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी आईआईटी लेवल का 8 सब्जेक्ट का भी आपके यहाँ कॉलेज होगा, आईआईएम लेवल का कॉलेज होगा, मतलब बहुविषय। कोई विषय के लिए, जैसे अभी क्या इंजीनियरिंग करना तभी आप आईआईटी में जाते हैं, उस समय क्या होगा कि अगर आपको हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप हिस्ट्री से विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए आईआईटी लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं, और वो उसकी व्यवस्था सरकार कराएगी। विकलांग बच्चों के लिए क्या है कि विशेष प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिक आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने का या सक्षम बनाया जाए। मतलब समावेशी शिक्षा की बात हो रही है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह विकलांग हैं, चाहे जो भी हो, सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात यहाँ पे की गई है। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन चीज आपको हमने समझा दिया है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले था 1986 की शिक्षा नीति, ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि 3 ही शिक्षा नीति है, 1968, 1986 और अभी 2020। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये पूछ सकता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च किया गया? तो 1986 में। कब किया गया? 1986 में। और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सबसे पहला भारत में खुलने वाला ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी ओपन, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 1986 के ही शिक्षा नीति के तहत खुला था। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए यहाँ नीति आह्वान किया गया है। यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी का सपना क्या था कि बुनियादी विद्यालय हो जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी सिखाया जाए। और अब जाकर के हम लोग 70 वर्ष बाद इस पे आए, जबकि गांधी जी तभी बोलते थे कि पढ़ाई के साथ साथ उनको चरखा चलाना सिखाइए, रस्सी बांटना सिखाइए, कुदाल बनाना सिखाइए, झाड़ू बनाना सिखाइए। यह बात गांधी जी शुरू में ही बोलते थे जब देश आजाद हुआ था। अगर उनके नीति पे चला जाता तो आज इतनी समस्या रोजगार से रिलेटेड नहीं होती। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, वो वाली बात है। अगर अभी से भी फॉलो किया जाए उनके इस नीति को, तो हो सकता है कि आगे चल करके भारत में रोजगार के लिए लोगों को बेरोजगारी की समस्या कम हो जाए और रोजगार के लिए इतना परेशान होना नहीं पड़े, ठीक है। अब चुनौती क्या क्या है, नई शिक्षा नीति का क्या क्या चुनौती है। ये तो हो गया शेख चिल्ली की तरह सपना देखना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको धरातल पे लाने के लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, सरकार देगी तब तो। और शिक्षा है समवर्ती विषय का सूचक।
मैक्सिमम राज्य कहेगा कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम कहां से दे। बिहार जैसे राज्य आप एग्जांपल में ले सकते हैं, ये बार बार कुछ भी होता है तो बोलता है हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, केंद्र से गुहार लगाते रहता है। और वैसे में बोला जाएगा कि आप जो है आईआईटी लेवल का यूनिवर्सिटी बनाइए, आप जो है बच्चों के लिए लैब बनाइए, प्रत्येक विद्यालय में 100 कंप्यूटर दीजिए। तो सरकार जो है अगर मनसा साफ रहेगा तब तो दे ही देगा, लेकिन यहाँ तो वोट की राजनीति होती है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको भी यहाँ पे आपको चर्चा करना होगा। जैसे राज्यों का सहयोग, आपको पता होगा शिक्षा समवर्ती सूची में आता है और 60% केंद्र देता है और 40% राज्य को देता है। अगर मान लो केंद्र दे भी दिया तो राज्य कहां से देगा, खास करके जो भिखारी राज्य है, जो खुद जो है केंद्र पर डिपेंडेंट है। अगर केंद्र 60 दे भी दिया तो 40 देने में असफल होगा और फिर वह ढंग से वो लागू नहीं कर पाएगा। उसके बाद महंगी शिक्षा, देखिए सबसे पहले ये पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। शिक्षा एक समवर्ती विषय के होने के कारण अधिकांश राज्यों की अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले को वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार कर राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। यानी पूरे देश के जितने भी बोर्ड है, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है BSEB, झारखंड का है, तो सब मिल करके एक होगा तभी जा करके यह सही ढंग से सुचारू रूप से जमीनी स्तर पकड़ सकेगा, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद महंगी शिक्षा, शिक्षा क्या है, महंगी हो चुकी है। नई शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, यानी आप विदेशों में भी आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अब विदेश में सरकार भेजेगा तो पैसा कौन देगा, सरकार देगा, कहां से देगा। तो विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो तो जाकर के अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो है जो भी है वहां से जाके हार्वर्ड और क्या क्या नाम है वहां चले जाइए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। लेकिन जो गरीब हैं वो कहां से जाएंगे, उससे असमानता बढ़ेगी। शिक्षा का संस्कृतिकरण, दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। 3 भाषा में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया, तो यानी हिंदी अनिवार्य हुआ तो दक्षिण भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना, कुछ राज्य में अभी भी शुल्क संबंधी जो है विवाद है मौजूद है, लेकिन यह नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। केंद्र से पैसा आता है, कुछ राज्य जो है शिक्षा पे ना खर्च करके वह अपना वोट बैंक बनाने में खर्च कर लेता है। अब मान के चलिए केंद्र से अगर आपको 100 रुपया आया और सरकार टीचर पे और जो है विद्यालय में खर्च ना करके वह क्या किया कि बच्चे को एक मोबाइल गिफ्ट कर देंगे या बच्चे को एक लैपटॉप दे देंगे। चुनाव के समय में तो वो तो अपना वोट बैंक बनाया ना। समय रहते बच्चे को आप बुक नहीं देंगे, आप ड्रेस नहीं देंगे, लेकिन आप उसके अकाउंट में अगर पैसा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बच्चों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से उनके माता पिता को आप दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे का अकाउंट मेन रूप से हैंडल कौन करेगा, 5वां क्लास के बच्चे का उसका माता पिता करेगा। और जब माता पिता को आप दे रहे हैं तो माता पिता पे डिपेंड करता है वो बच्चे को अब किताब खरीद के दे या उसका दारू पी जाए। बिहार तो ऐसा राज्य है कि ये सब संभावना प्रबल है कि बच्चे का भी पैसा निकाल के उससे जो है गलत काम कर लेते हैं लोग, दारू पी गए। नहीं, ऐसा देखने को मिलता है विद्यालयों में। उसके बाद वित्त पोषण की समस्या, वित्त पोषण सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी का प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। सबसे बड़ी बात है कि बजट में 6% गोल तो दिया गया शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से किया जाएगा तब तो। उसके बाद मानव संसाधन का अभाव है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप ट्रेनिंग दीजिएगा,
आप स्कूल में बोले कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, कोडिंग डिकोडिंग सिखाएंगे, जावा स्क्रिप्ट सिखाएंगे, टीचर कहां से लाइएगा? ठीक है, अगर लाइएगा तो उसको पैसा कहां से दीजिएगा? यानी हर एक जिला में कम से कम आपको 1000-2000 टीचर और बहाली करना होगा जो विशेष फील्ड के होंगे। तो सरकार जो वर्तमान है उसको तो आप सही समय से सैलरी नहीं दे पाते हैं। बिहार जैसे राज्य में जो टीचर है वो खुद भुखमरी के कगार में रहता है, तो किस प्रकार से आप समस्या दूर कीजिएगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो लाभ और चुनौतियां बहुत हैं, तो दोनों को आप अच्छे से लिखते हुए आप लोग इस नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी हमने समझा दिया और लास्ट में निष्कर्ष क्या लिख देंगे। भारत में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है। यह नीति पाठ्यचर्या सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार पेश करती है। यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है तो एनईपी 2020 भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई लाभ ला सकता है, जैसे सीखने के बेहतर परिणाम, शिक्षा तक अधिक लोगों की पहुंच, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। हालांकि नीति को कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें धन परिवर्तन का प्रतिरोध, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सीमित कार्यान्वयन शामिल है। एनईपी 2020 की सफलता इन चुनौतियों को समाधान करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगी। जो चुनौतियां हमने बताया, अगर वह सरकार उसको दूर कर लेगी तो वह वास्तविक रूप से लाभकारी है। यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा क्षेत्र में नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यानी अब पूरा और पूरा डिपेंड करता है सरकार की मंशा पे। ठीक है, यहाँ की जो सरकार है उसकी मंशा पे डिपेंड करेगा कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा बल्कि इसके क्षेत्र में 6% जीडीपी खर्च करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंडिंग दे सकते हैं। एक बेहतरीन निबंध यहाँ से पूछने की संभावना प्रबल है, क्योंकि यह 2020 की शिक्षा नीति रोजगार उन्मुखता की बात करता है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि नई शिक्षा नीति उसमें आपको मदद करे। तो यह प्रश्न संभावना है कि निबंध के रूप में बीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।